नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द अर्लीस्ट स्टेट्स। अर्लीस्ट स्टेट के अंदर हम इनकी लोकेशंस के बारे में, इनके टाइम पीरियड के बारे में व इसके साथ साथ हम इनकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक के अंत में सिविल सर्विसेज के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में भी विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे बच्चों का जो दृष्टिकोण है और ज्यादा विस्तृत हो सके। चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसे हम वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसकी अर्थव्यवस्था पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती थी। लेकिन क्या होता है बेटा, धीरे धीरे यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था विकास करने लगती है, जो प्राचीन जो कबीलाई जनजीवन था वैदिक सभ्यता के अंदर, वो अर्थव्यवस्था के विकास करने के साथ साथ टूटने लगता है और यहाँ से ट्राइबल जनजीवन से जन निकल कर आता है। जन अभी तक जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण थी, लेकिन अब ग्रामीण से राजनीतिक की ओर बढ़ने लगता है। राजनीतिक से यहाँ से छोटे छोटे जन मिलकर यहाँ पर जनपदा का निर्माण करते हैं और 6 सेंचुरी तक, सही 6 सेंचुरी BCE तक आते आते ये जो जनपद थे महाजनपद का रूप ले लेते हैं। इन्हीं महाजनपदों के अंदर देखते हैं इनकी लोकेशंस क्या थी, जिसको हम 3 प्रमुख महाजनपद जो थे वो बिहार के अंदर स्थित थे, जिसमें सबसे पावरफुल आपको मगधा अंपायर दिखाई देगा, उसके बाद अंगा और वज्जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो महाजनपद थे वो यूपी के अंदर स्थित थे, जिसको इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको राजस्थान के अंदर मत्स्य महाजनपद, MP के अंदर अवंती महाजनपद और साउथ में असाका या असमक के रूप में साउथ के अंदर महाजनपद दिखाई देगा। अब तक हमारे 14 महाजनपद हो गए। अब 2 महाजनपद कहाँ हैं? तो 2 महाजनपद इंडिया के बाहर जो काम्बोज और गांधार के रूप में स्थित थे। ओके, सो आप लोगों ने देखा इनकी जो महाजनपदों के निर्माण से लेकर इनकी लोकेशंस को हम देख चुके हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। आपको देखेंगे कि अभी हमें इन महाजनपदों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। सो हम देखेंगे कि इस समय के जो तात्कालिक जितने भी लिटरेचर थे उनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है, जिसमें अंगुत्तर निकाय, बौद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैनिज्म टेक्स्ट भगवती सूत्रा से भी हमको इनके जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो धर्मशास्त्रार्थ थे ये भी इस समय लिखने स्टार्ट हो गए थे, तो इनसे भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त होने लगती है। तो इसके अलावा भी हमें जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें NBPW जिसका मतलब होता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इनसे भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे द 6th century is often regarded as a major turning point in early Indian history। कहते हैं 6ठी शताब्दी भारतीय इतिहास में एक काल परिवर्तनकारी काल के रूप में जानी जाती है, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे महाजनपदों का राइज होना, बहुत सारे शहरों का विकास होना और सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पर यूज ऑफ आयरन, लोहे का उपयोग सबसे बड़ा चेंजेस था, जिसके कारण इसने यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ साथ इसने राजनीतिक विस्तार को भी जन्म दिया। इसी से यहाँ पर बहुत सारे सिक्कों का डेवलप, या देखें कि इनका सिक्कों को ढालना भी इस समय स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं महाजनपदा। महाजनपदा का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। महा मीन्स ग्रेट और जनपदास का हम देखेंगे यहाँ पर सेटल्स, जहां पर लोग रहते थे उस क्षेत्र विशेष को हमने महाजनपदा नाम दिया। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं द मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय अ किंग। ज्यादातर महाजनपदों पर राजाओं का शासन होता था, लेकिन वो भी देखिए क्या, लेकिन सम नॉन एज ए गणाज और संगाल, कुछ गण और संघ के नाम से भी जाने जाते थे। तो गण और संघ क्या होते हैं भाई? जहां पर न केवल एक व्यक्ति के द्वारा बल्कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ द पीपल्स के द्वारा शासन किया जाता हो, वो गणा और संगा के रूप में जाने जाते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जहां शासन करता है वो गणाज और संघ के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम देखेंगे उनका राजनीतिक
राजनीतिक से लेकर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर समान रूप से अधिकार होता था। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी और अधिकार भी होता था। अब देखते हैं कि ईच महाजनपदा हैड ए कैपिटल। सभी महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानियां हुआ करती थी, जो विच वॉज ऑफ्टन फोर्टिफाइड, जो प्राय किलेबंदी होती थी उन सभी की। अभी तक आपने देखा होगा बेटा कि वैदिक सभ्यता के अंदर हम देख रहे थे कि वहाँ ग्रामीण परिवेश है, लेकिन अब ग्रामीण के साथ साथ अब ये मोनार्की सिस्टम आ गया है, जिसमें सेनाएं स्थायी होने लग गई, कर रेगुलर लिया जाने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें अब महाजनपदों के साथ भारतीय इतिहास के अंदर ये आने लगी थी। ओके, चलिए आइए देखते हैं मैप और चार्ट के थ्रू महाजनपदा, उनकी कैपिटल का अध्ययन, महाजनपद और उनकी कैपिटल का अध्ययन करेंगे, साथ साथ वर्तमान समय में वो किस क्षेत्र में उनका विस्तार था, इन सारी चीजों का डिटेल से अध्ययन करते हैं। सो पहला महाजनपद देखते हैं, अंगा महाजनपद। अंगा महाजनपद का कैपिटल था चंपा और वर्तमान समय में ये मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष में इसका विस्तार था। किसका? अंगा महाजनपद का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मगधा एम्पायर। मगधा महाजनपद था, ये इस समय भी सबसे पावरफुल एम्पायर था और इसके बाद चाहे मौर्यन एम्पायर देखें, चाहे इसके बाद कालांतर जितने भी राजवंश आए, उन सभी में सबसे पावरफुल जो साम्राज्य रहा वो मगध का रहा। इसका कैपिटल देख लेते हैं। मगध का कैपिटल था बेटा पहले राजगीर था, राजगीर के बाद में जो नेक्स्ट कैपिटल बना वो पाटलिपुत्र था। इसका अगर क्षेत्र विस्तार देखें तो इसका वर्तमान पटना और गया वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था। किसका? मगधा अंपायर का। सो नेक्स्ट हम देखते हैं काशी। आपको काशी देखने को मिलेगा। प्राचीन समय भी काशी स्टडी के लिए सबसे फेमस स्थान था और काशी का कैपिटल, काशी महाजनपद का कैपिटल था वाराणसी। वर्तमान यूपी के बनारस वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौशल, जो इसका कैपिटल था श्रावस्ती। वर्तमान ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर हम इसको कोसला को वर्तमान ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट महाजनपद, जिसको हम वज्जी या व्रजी के नाम से भी जानते थे, जो वर्तमान इसका कैपिटल था वैशाली, जो वर्तमान बिहार के अंदर, जो गंगा के नॉर्थ में जो स्थित था वो था वज्जी संघ। ओके, सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अभी तक इन चारों महाजनपदों के बारे में बात की तो यहां पर राजाओं का शासन होता था। अभी मैंने टॉपिक को समझाते हुए आपको बताया था संगाज और गणाज में, जिसमें वज्जी या व्रजी जो संघ था, यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा शासन किया जाता था बेटा। किसमें? वज्जी संघ में। यहां पर कलेक्टिवली लोग शासन करते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चेदी। चेदी का जो कैपिटल था वो था सोस्तिवती, जो वर्तमान जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इसमें इसका विस्तार था। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट महाजनपदों को। नेक्स्ट देखते हैं मल्ला महाजनपद। मल्ला का कैपिटल कुशीनगर था बेटा, और उस समय इसका विस्तार वर्तमान देवरिया और गोरखपुर जो क्षेत्र है, इस वाली बेल्ट में इसका विस्तार पाया गया था। अभी इसका देखिए, वज्जी संघ की तरह जो सेकंड जो गणा था वो था मल्ला। और इसका एक और इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा यूपीएससी, एसएससी और बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन था मल्ला के बारे में, कि कुशीनगर एक वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण की प्राप्ति की थी या अपने शरीर को त्यागा था। तो बुद्ध के बारे में, जन्म और मृत्यु के जानने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मैं हमेशा लिखता हूं लू से लुम्बिनी और कैसे कुशीनगर, जहां इसकी जन्म और मृत्यु होता है। ओके, सो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, वत्सा महाजनपदा। वत्स का जो कैपिटल था वो है बेटा कौशाम्बी, जो वर्तमान इलाहाबाद, बांदा और कुशीनगर जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये सिचुएटेड
था। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कुरु। कुरु महाजनपद से आप सारे लोग अच्छे से फैमिलियर हैं। कुरु महाजनपद जिसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ रहा था। ये पांडवा और कौरवा से आप भली भांति परिचित हैं। ये वाला क्षेत्र इन्हीं के कंट्रोल में था, जो वर्तमान दिल्ली और मेरठ वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था। नेक्स्ट पांचाला। पांचाला का जो कैपिटल था बेटा वो अहिछत्रपुर था। अहिछत्रपुर वर्तमान जो यूपी के जो बरेली, पांचाला का जो कैपिटल था जो बरेली और बदायूं वाले क्षेत्र में इसका विस्तार देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वाला कैपिटल आप नेक्स्ट वाला महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। ये राजस्थान के जो अलवर और जयपुर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता था और वर्तमान इसका जो कैपिटल था बेटा वो था विराट नगर। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सूरसेना। सूरसेना का जो कैपिटल है वो कैपिटल था वो मथुरा था और वर्तमान समय में इसे ब्रिजमंडल वाले क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि जो इसके अंदर देखेंगे कि गांधार का जो कैपिटल देखने को मिलेगा वो था तक्षशिला इसका प्रमुख रूप से कैपिटल था, जो वर्तमान समय में पेशावर और रावलपिंडी वाले क्षेत्र में इसका विस्तार देख सकते हैं। और तक्षशिला के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो तक्षशिला है बेटा वो एजुकेशन के लिए भी सबसे फेमस स्थान रहा था इस कालक्रम खंड का। इसका तक्षशिला इस कालक्रम खंड में सबसे फेमस स्थान था। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं काम्बोज महाजनपद था। इसका जो प्रमुख कैपिटल है वो राजपुर हाटक था और वर्तमान समय में इसका विस्तार इस क्षेत्र विषय में वर्तमान जो क्षेत्र है वो कश्मीर और हजारा वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता था। यहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा घोड़ों का एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ से? काम्बोज। तो ये याद रखेंगे कि ये दोनों क्षेत्र थे बेटा ये इंडिया के बाहर स्थित थे। ओके, सो नेक्स्ट महाजनपद में बात करते हैं अवंती। ये अवंती जिसका कैपिटल उज्जैनी था, वर्तमान समय में मालवा यूपी वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं अवंती मतलब जो नॉर्थ से साउथ जाने वाले ट्रेड रूट पर सिचुएटेड था। नेक्स्ट महाजनपद को देखते हैं जो सबसे साउथ में जिसे असाका या अस्मका के नाम से जाना जाता है। इसका कैपिटल पोतन के रूप में था और इसका जो क्षेत्र विस्तार हम वर्तमान समय में देखें तो गोदावरी के बैंक ऑफ गोदावरी व महाराष्ट्र और आंध्रा के बॉर्डर पर हमको देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं तो ये क्षेत्र विस्तार हमने अभी जितने भी महाजनपद थे उनके कैपिटल और वर्तमान समय में उस क्षेत्र को विशेष को किस नाम से जाना जाता है इन सब का भी अध्ययन किया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आते हैं। आइए देखते हैं महाजनपद टॉपिक से यूपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों को भी कुछ डिस्कस करते हैं ताकि हमारे बच्चों का जो नॉलेज है और ज़्यादा वाइड या ब्रॉड हो सके। सो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स वर इन महाजनपदा। महाजनपद के अंदर कितने स्टेट्स थे जो 6th सेंचुरी के अंदर राइज हुए, जिसमें देखते हैं क्या 18 थे? नहीं। 17 थे? नहीं। क्या 15 थे? नहीं। सो अब बचा कौन सा? तो 16। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारे टॉपिक का हेडिंग था वो था राइज ऑफ 16 महाजनपदास, जिसमें देखा तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ 16 महाजनपदास। सो नेक्स्ट आंसर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोवाइड द नेम ऑफ द 16 महाजनपदा। वह कौन सी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो पहला देखते हैं जटाकास। क्या जटाकास थी वो बुक? नहीं। जटाकास तो वो वाली थी जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जिसमें वर्णित हो, तो इसका मतलब ये नहीं थी। सेकंड देखते हैं अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया, तो वो तो मौर्यन पीरियड का था, इसका मतलब ये भी नहीं है। सो लास्ट में देखते हैं डीपर मालविका अग्निमित्रम, तो
तो मालविका अग्निमित्रम भी इस समय की नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचता है अंगुत्रा निकाय, जो 6th सेंचुरी BCE की बुक है और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और मुख्यतः 2 टेक्स्ट थी, एक तो जैनाज टेक्स्ट और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये दोनों, जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर अंगुत्रा निकाय और जैनिज टेक्स्ट थी भगवती सूत्र। ये दोनों बुक्स किसके बारे में जानकारी देते हैं? 16 महाजनपदा के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। सो थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि Which of the following महाजनपदा was monarchical states? वह कौन सा Which of the following महाजनपदा was monarchical states? इनमें से कौन से monarchical states थे जिसमें हम देखेंगे कि जहां पर राजाओं का डायरेक्ट शासन होता था, जिसमें हम देखेंगे क्या मगधा था, कोसला था, या वत्सा था, या ऑल ऑफ दीज। आपको मैं पहले ही बता चुका था कि 14 स्टेट्स पर किंग्स का शासन होता था, जबकि 2 पर एक क्या थे? गणास थे। क्या थे? गणास थे, जहां पर ग्रुप ऑफ द पीपल्स का शासन होता था। और ग्रुप ऑफ पीपल्स में शासन करने में कौन कौन थे? आपको याद होगा मल्लाज एंड वज्जी संघ, ये 2 प्रमुख थे। क्या इन दोनों में से ये है? तो इन दोनों में से दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सारे क्या है? मोनार्किकल स्टेट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम? इनमें से कौन से महाजनपद हैं जो सबसे शक्तिशाली महाजन के रूप में निकल कर आते हैं? तो शक्तिशाली कैसे था? या तो पॉलिटिकल रूप से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हो, इकोनॉमिकली हो, सोशल और कल्चरल भी हम देख सकते हैं। तो इन सब आधार पर कौन सा महाजनपद है जो सबसे पावरफुल महाजनपद था इनमें से? क्या अवंती था? अवंती इतना बड़ा नहीं था। कौशल था? नहीं। श्रावस्ती भी नहीं था। वत्स का कौशाम्बी भी उतना बड़ा नहीं था जितना क्या था? मगधा। ये सारी चीजें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर सबसे पावरफुल यहाँ मगध एम्पायर को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार? कहते हैं बिहार के अंदर कितने, आप सबको पता है कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट था? आई होप पक्का पता होगा, क्योंकि हमने बिहार के अंदर कितने स्टेट्स लिए थे बेटा? 3 महाजनपद लिए थे, 3 प्रमुख महाजनपद लिए थे, जिनको यहां देखेंगे 3 महाजनपद लिए थे, जिसमें कौन सा? क्या चेदी था, वज्जी था, वत्सा था, या मत्स्य था? तीनों को हम देखते हैं। मत्स्य राजस्थान में, वत्सा भी नहीं था और ना चेदी था। अब कौन सा बचा? वज्जी संघ। अब सर आपको कैसे पता कि वज्जी संघ है? हम नहीं मानेंगे आपकी बात, तो मैं बता देता हूं आपको। आप सबको पता है कि बिहार के अंदर 3 महाजनपद थे। एक तो मगधा था, उसके पैरेलल अंगा था, और उसके ऊपर था वज्जी। तो 3 महाजनपद का हमने डिटेल से अध्ययन किया था, आपको ये पता है, जिसमें इसमें ना तो मगध है, ये भी कट गया, और ये अंगा भी कट गया, ये भी नहीं है। तो अब बचा हुआ कौन सा? तो वज्जी संघ। सो इस वजह से हमारा यहां पर करेक्ट होता है कौन सा? वज्जी संघ करेक्ट आंसर है इस जगह पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज एट? कहते हैं मगध का जो प्राचीनतम राजधानी कौन सा था? तो आप सबको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि पाटलिपुत्र से पहले मगध का कोई और भी कैपिटल था, जिसको हम देखते हैं। जो आपने बताया पाटलिपुत्र, तो ये तो बाद वाला कैपिटल है, इसका मतलब ये नहीं था। तो वाराणसी ये काशी का है। वैशाली भी नहीं है। वज्जी का वैशाली था, तो बचता कौन सा है? राजगीर। तो हम यहां पर देखेंगे मगध का जो सबसे पहला कैपिटल था वो था राजगीर। ओके, सो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज बच्चों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।